हेलो। हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सबको एक साथ गुड आफ्टरनून। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर शुरू करें। कुछ बेसिक जो हम कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताए थे, आज उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। ठीक है। मोहम्मद अब्दुल जार क्या है? बाबा दानिश, हेलो सोनू सर, हेलो हेलो सबको एक बार में हेलो। क्या पूछना अमरजीत कुमार? जितेंद्र कुमार, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। दिव्यांशु कुमार, चैप्टर स्टार्ट है सर, मिल भी रहा है। ठीक है, इनऑर्गेनिक का चैप्टर हो गया है सर। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या यूज हो है वो हम लोग आज देखेंगे। इसमें हम पिछले क्लास में बताए थे कि यह जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसमें हम आपको बताए थे कि यह आपका एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और नीचे वाला क्या एफ ब्लॉक है नहीं। और हम बताए थे कि 12 क्लास में हमको क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है और क्या पढ़ना है, एफ ब्लॉक पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या सर, तो ये पी ब्लॉक में क्लास 12 में जो पी ब्लॉक है इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक सा जानकारी। ठीक है, बेसिक सा जानकारी कि यह जो हम बताए थे कि ग्रुप जो है कुल 18 होता है और पीरियड जो है वो 7 होता है। 7 पीरियड होता है और 18 क्या होता है, ग्रुप होता है। खत्म हो गया सर, खत्म हो गया अंकिता कुमारी, पी ब्लॉक पूरा मिल जाएगा। तो ये जो है आपका पीरियड 7 हो गया और ग्रुप क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, सर मेरा नाम सोनू सर हुआ, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। ग्रुप 18 में ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। ग्रुप 18 में हम लोग 12 क्लास में पी ब्लॉक में जो पढ़ेंगे सर, यहां ध्यान दीजिए, जो बेसिक सा बात है जो आज हमको सीखना है। ये पी ब्लॉक ये आपका है
ये ग्रुप 18 हो गया सर, ये 17 हो गया, ये 16 हो गया और ये 15 है। इतना हम लोग को पढ़ना है। इसमें जो है सर ये आपका है 15 में नपास सभी, नपा सभी, और फिर क्या है इसमें औस से टी पो, इसमें है फकल बरियात, इसमें है सर ही नी अर कर जन रन। ठीक है, इतना हम लोग को पढ़ना है इसमें 12 क्लास के पी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। अब ये जानेंगे कैसे कि पी ब्लॉक का तत्व है, पहचानेंगे कैसे? तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज क्या होगा कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अच्छा हाँ, अब देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है सर याद कराने का, ठीक है, और आपको जैसे समझ में आए सब बेहतर है, बस याद रखना है आपको नाइट्रोजन फास्फोरस सबको, ठीक है सर। अब ग्रुप में क्या होता है सर कि सबसे पहले ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, याद रखिएगा ग्रुप में कहां जाते हैं? ऊपर से नीचे जाते हैं, और पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाएंगे पीरियड में, और ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में, ठीक है। तो इसमें जो है आपका क्या होगा कि यहां ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, चलिए तो हम लोग देखें ये नप्पा सभी पहचानेंगे कैसे। तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में हो, समझ जाए जिस ऑर्बिटल में हो वह उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। जैसे हम कल बताए थे नाइट्रोजन के बारे में, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p क्या हो गया 3। तो देखिए यह p3 हो गया न। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है NS2 NP3, इसका होता है NS2 NP4, इसका होता है NS2 NP5 और इसका होता है NS2 NP6। ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, या इसी को कहते हैं निकोजन फैमिली। समझ गए सर, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली या इसी को कहते हैं निकोजन फैमिली। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसको कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, या इसी को कहते हैं कैल्कोजन फैमिली। फिर कहता है इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं सर हैलोजन फैमिली। क्या कहते हैं इसको? हैलोजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, और इसको जो कहते हैं सर नोबेल गैस कहा जाता है।
नोबेल गैस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको दिमाग में रखना है कि इतना हमको पी ब्लॉक में पढ़ना है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, NH2NP6। अब जो सीखना है, ठीक है, अब सीखना क्या है इसमें, तो समझिए कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, क्या क्या टर्म आपको आने वाला है इस ग्रुप में। ठीक है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो आप यहां देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम लोग देख रहे, इधर वाला हम मिटाते हैं, साइड वाला। सबसे पहला जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम आपको बताए कि हमेशा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP3 नाइट्रोजन फैमिली का, NH2NP4 होगा ऑक्सीजन फैमिली का, NH2NP5 होगा हेलोजन फैमिली का, NH2NP6 हो जाएगा नोबेल गैस का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया खत्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आता है आपका एटॉमिक प्रॉपर्टी। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो सब टॉपिक में आएगा आपका एटॉमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और एटॉमिक प्रॉपर्टी में पहला हम लोग पढ़ते हैं परमाणविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक या आयनिक रेडियाई, याद रखिएगा एटॉमिक या आयनिक रेडियाई क्या है, परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या क्या होता है कि यह एटम है और यह न्यूक्लियस से जहां इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होता है, इसी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन का वह दूरी जहां उसके होने की संभावना महत्तम होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और एटॉमिक रेडियस को R से लिखा जाता है। अब क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, फास्फोरस का होता है 15, फिर है AS, SB और क्या है आपका बिस्मथ। ठीक है, तो ये जब ऊपर से नीचे हम लोग आते जाएंगे तो देखिए यहाँ की यह 7 है, यह 15 है, उसी तरह नीचे चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अब कहिएगा सर ये एटॉमिक नंबर हमको याद कैसे होगा, तो ये एटॉमिक नंबर भी याद रखने का सिंपल सा एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का होता है 54 और रेडन का होता है 86। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में देख रहे हैं, यह हीलियम एक्सेप्शन है सर। ठीक है, कि यह इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यह 10 है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसका कितना हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा क्या 7, फिर यह 18 है तो यह क्या हो जाएगा, ये 17, 16, 15, फिर उसी तरह 36 है तो यह क्या हो जाएगा 35, 34 और यह क्या हो गया 33, फिर यहाँ जेनन 54 है तो ये हो जाएगा आपका 53, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा क्या 51, फिर 86 है, क्या हो जाएगा ये 86 से कम 85, 84 और ये क्या हो जाएगा 83। तो दिमाग में रखिएगा, हम ऐसे समझाए बताए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो AS का हो गया 33, SB का हो गया 51 और BI का हो गया 83। ध्यान दीजिए कि जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका आकार जो है
छोटा होगा, इसका आकार इससे बड़ा, इसका आकार इससे बड़ा, इसका आकार इससे बड़ा, इसका आकार सबसे बड़ा। तो देखिए तो त्रिज्या किसका बड़ा होगा, तो त्रिज्या यहाँ देखिए इसका छोटा, इससे बड़ा इसका, इससे बड़ा इसका, इससे बड़ा इसका, इससे बड़ा इसका। देखिए ये ऐसे बनेगा। तो क्या देख रहे हैं कि जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणविक त्रिज्या क्या होता है, बड़ा होता है। और जितना बड़ा परमाणविक त्रिज्या होगा, याद रखिएगा कि जितना बड़ा परमाणविक त्रिज्या होगा, ठीक है, जितना परमाणविक त्रिज्या बड़ा होगा, ठीक है, उसका परमाणविक त्रिज्या उतना, परमाणु का संख्या बड़ा, परमाणविक त्रिज्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा किसका, बिस्मथ का। बिल्कुल सही, दिव्यांशु कुमार, सही है आपका कि बिस्मथ का बड़ा होगा। फिर आयन में भी सर, अगर यहां इस ग्रुप में सब एक एक इलेक्ट्रॉन का, अगर यहां 3 माइनस लिखते हैं, यहां भी 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस, अगर सब यह एक जैसा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो यह ऋण आयन का निर्माण किया। तो एक ही जैसा ऋण आयन है, तो इसका मतलब इसका रेडियाई जो है, आयनिक रेडियाई भी क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर बड़ा होगा। तो याद रख लेना है कि ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक या आयनिक त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ता है, ये दिमाग में रखना है। तो ये आपका हो गया सेकेंड नंबर कि एटॉमिक रेडियाई और परमाणविक रेडियाई। तो याद ही रखना है सर, ये बेसिक याद रहेगा, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गर्दा उड़ जाएगा, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डेल आई एच से। ठीक है, आई का मतलब हो गया आयोनाइजेशन, एच का मतलब उष्मा, और ये त्रिभुज मतलब होता है परिवर्तन। याद रखिएगा, एच का मतलब उष्मा, आई का मतलब आयोनाइजेशन, और डेल का मतलब परिवर्तन, उष्मा में परिवर्तन। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, तो कहता है कि कोई भी परमाणु, ठीक है, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है, तो उस त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही उसका क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाता है। याद रखिएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसको कहेंगे कि कोई परमाणु या आयन द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब आयनन ऊर्जा का कंडीशन क्या होगा सर, तो याद रखिएगा कि जब ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है सर कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी क्या होता है, बढ़ता है। समझिए कि सिंपल सा लॉजिक, ये 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 ठीक है, ये आपका मान लेते हैं नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस, एस, एसबी और बीआई। ध्यान दीजिएगा, यहां न्यूक्लियस से डिस्टेंस ये और ये नहीं, क्या होगा सर, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा का मान, मतलब आयन में बदलने वाले ऊर्जा का मान। ठीक है, तो कहता है कि आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा कि जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आयनन ऊर्जा,
तो ध्यान देना है यहां, चूंकि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व में क्या होता है सर, ये दिमाग में रखना है आपको। ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी का लॉजिक है सर, कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो जनरली आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि यह अट्रैक्शन जो है सर दूर होते चला जाता है। समझिए, यहां ध्यान से हम सिखा रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो विस्तृत एटॉमिक मास के आधार पर सजाया, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीफ को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया, वह मोसले ने सजाया, ठीक है। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो होता है वो मेंडलीफ को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया उसको मोसले को कहा जाता है, याद रखिएगा। हाँ सही है, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था मेंडलीफ ने, और मोसले का पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं, इसी को बोर पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, ठीक है सर। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा सर, समझिए आप। इसका अट्रैक्शन ज्यादा, जितना ज्यादा आयोनाइजेशन, ये तो माइनस वाला सब है, तो माइनस वाला होने के कारण क्या होगा, जैसे ऊपर से नीचे धीरे धीरे जाना शुरू करेगा, ठीक है, धात्विक गुण इसका बढ़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। समझ लीजिए, तो धात्विक गुण जितना बढ़ेगा उतना ही कम ज्यादा एनर्जी उसको लगेगा। समझिए, ध्यान से समझिए कि यह नाइट्रोजन, मतलब समझ लीजिए कि एक आदमी की बीवी उसके पास रहती है, तो जिसकी बीवी जिसके पास रहता है उसमें उतना ज्यादा प्यार रहेगा। किसी का बीवी उससे दूर रहता है और दूर रहता है, कोई बाहर में कमाता है और बाहर चला जाता है, तो जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा सर, प्यार उतना ज्यादा क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से जा सकता है न। तो कहता है कि परदेश ना जाना पिया और जाके भूल ना जाना पिया। याद रखिएगा कि दूर जाने के बाद क्या होता है, अट्रैक्शन कमता है, आकर्षण कमता है, और आकर्षण कमने के कारण क्या होगा सर, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। याद रखिएगा सर कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। क्यों, क्योंकि धात्विक गुण जो है बढ़ता है, इसके कारण बहुत सारा मतलब डिपेंडेंट होता है इसमें, ये समझ जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, ठीक है। क्यों घटेगा, क्योंकि परमाणु का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात। चलिए, अब आयनन ऊर्जा क्या बोले, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। तीन बात अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। हाँ बिल्कुल सही ओम प्रकाश कुमार, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। अब हम लोग बात कर लें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, विद्युत ऋणात्मकता की। समझिए, नेक्स्ट हम लोग देखें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रो निगेटिविटी, इसका हिंदी होता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत
विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता को काई से लिखते हैं। नहीं नहीं, हिंदी मीडियम है, टेंशन मत लीजिए, लिखते जा रहे हैं, हिंदी भी लिखते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आपको, समझिए। ठीक है, ये देखिए, इसको काई से लिखते हैं, इसको बोलते हैं काई, CHI, हिंदी में बोलेंगे इसको क्या, काई। तो विद्युत ऋणात्मकता को काई से लिखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता को किससे लिखते हैं, काई से लिखते हैं। और याद रखिएगा यहां भी कि जब ऊपर से नीचे आएगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, घटेगा, घटता है। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो जो ऊपर जाते जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होते जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहां एक चीज और याद रखिएगा कि बाएं से जब दाएं जाएंगे, पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता का अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, धातु में अलग होता है और धातु में अलग होता है। धातु में घटता है, याद रखिएगा कि धातु में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, लेकिन यह अधातु है, अधातु में धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। और फ्लोरीन जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई होता है, उसका नाम है फ्लोरीन। ठीक है, इस फ्लोरीन के सामने सब धनात्मक होता है। तो याद रखना है कि अधात्विक कंडीशन में क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, लेकिन जनरली जब ऊपर से नीचे आया जाता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब कहता है, और कहता है कि कुछ जो है जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी D और F इलेक्ट्रॉन के कारण लगभग क्या होती है, समान होती है। ठीक है, याद रखना है। तो ये विद्युत ऋणात्मकता आपका था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी था। ठीक है, अब हम लोग इस विद्युत ऋणात्मकता के बाद पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। ये जो हम लोग बेसिक चीज जान रहे हैं, ये सारा का सारा हमको यूज आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में। जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सारे सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज आने वाला होगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए सीधा। ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्ट में OS कहते हैं। यह आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, कहता है कि किसी तत्व के ऊपर वास्तविक या काल्पनिक आवेश हो जाए, चाहे रियल में हो चाहे इमेजिनरी हो, वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। ठीक है, और कहता है ऑक्सीकरण अवस्था के मामले में वह डिपेंड करता है अलग अलग एटम के अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है, तो वह अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली जो होता है अधातु के कंडीशन में, मतलब इसके कंडीशन में जो होता है वह होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होता है 8। अब अलग अलग स्थिति में जैसे बताए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है इसका -3 होता है। ठीक है, अब फास्फोरस का जो है +5 भी होता है। क्वेश्चन एक है कि नाइट्रोजन जो है NCl5 नहीं बनाता है जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है, क्यों? ठीक है, तो नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है क्योंकि यही बताया कि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, जबकि फास्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। यह इस बात पर क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है।
ठीक है, सब क्लास होगा, हाँ ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके कुछ जो भी हैं, इसका जो है इसके अलावा मेटालिक प्रॉपर्टी देखें। ये सारा का सारा जो हम बता रहे हैं वो बेसिक है, और इस बेसिक का उपयोग बार बार हर टॉपिक में होगा, इस फैमिली में भी, इस फैमिली में भी, इस फैमिली में भी, इस फैमिली में भी, हर जगह चर्चा होगा। ये अगर सीख गए तो सब सीख गए, ठीक है। चलिए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम लोग यहां देखेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमेशा घनत्व में क्या होगा, वृद्धि होगा। ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे अगर हम इस ग्रुप को लें, ये नपास सब्बी है, यह दोनों गैस होता है या लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, मतलब यह अधातु है, यह उपधातु है, और यह क्या है, धातु है। तो सीधा सा लॉजिक याद रखना है कि ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व, घनापन। और घनत्व को लिखते हैं डी से या रो से, ठीक है। 1 ml में जो है कितना मॉलिक्यूल जो है, या 1 मोल में जितने अवयव एक दूसरे से पैक्ड रहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, वही जो है आपका घनत्व कहलाता है। अब घनत्व के बाद हम लोग फिर देखें धात्विक गुण, मेटालिक प्रॉपर्टी। तो धात्विक गुण बताए कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आने पर जो है धात्विक गुण, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ेगा। धात्विक गुण कि जब भी ऊपर से नीचे आएंगे, जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अब धात्विक गुण बढ़ा तो धनात्मकता भी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर धनात्मकता भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, एक चीज है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो बार बार आपको यूज आएगा, द्रवनांक और क्वथनांक। अच्छा, एक विद्युत चालकता की भी बात कर रहे हैं, तो धात्विक गुण बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे आने पर विद्युत चालकता भी क्या होगा, बढ़ेगा। सीधा बात है, धातु है तो धातु में चालकता का गुण होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर जो है क्या होगा, इसका चालकता भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, द्रवनांक और क्वथनांक। द्रवनांक एवं क्वथनांक दिमाग में रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्ट का मतलब होता है पिघल जाना, गल जाना। मेल्टिंग कर गया मतलब पिघल गया, जैसे बर्फ को बाहर करते हैं फ्रीज से निकाल के तो क्या कहते हैं कि मेल्ट कर गया, ठीक है, क्या कर दिए, मेल्ट कर गया। तो कहता है कि यह मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो जिस ताप पर किसी ठोस का वाष्प दाब उसके द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, जिस ताप पर किसी द्रव ठोस का वाष्प दाब उसके द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तब उसको हम लोग कहते हैं द्रवनांक। और क्वथनांक किसको कहेंगे, आप अंडा वाले के यहाँ चले जाइए और आप बोलिए कि हमको जो है क्वथन वाला अंडा दीजिए, बोलेगा आपका ही ढीला हो गया है। आप उसी को बोलिए बॉयल अंडा दीजिए, फट से वो 2 अंडा आपको निकालेगा या जितना आप मांगिएगा दे देगा ना। तो कहता है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके
गैसीय अवस्था के या वाष्प अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक कहेंगे। ठीक है। और द्रवनांक और क्वथनांक में क्या होता है कि जब भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो द्रवनांक और क्वथनांक में जनरली क्या होता है, वृद्धि होती है। याद रखिएगा कि द्रवनांक और क्वथनांक में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर वृद्धि होती है। लेकिन याद रखना है कि इस फैमिली में जो है कुछ इनर पेयर इफेक्ट काम करता है। ठीक है। इनर पेयर इफेक्ट काम करने के कारण क्या होता है कि पहले तो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है। क्या होता है, घट जाता है। ठीक है। और यह जो है अधातु है तो पुअर कंडक्टर, मतलब इसकी चालकता की अगर हम बात करें, कंडक्टिविटी की भी बात करें, तो ऊपर से नीचे जाने पर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। कंडक्टिविटी क्या है आपका, चालकता। तो याद रखना है कि ऊपर से जब नीचे आता है तो चालकता क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो ये सब आपका क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी था, भौतिक गुण था, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये सब अगर याद रहेगा सर तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावे आपका एक स्पेशल क्लास और होगा जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया जाएगा। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछता है, तो वो हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। क्या सब चीटिंग बाजी